times. तो टाइम निकालिए एंड सॉल्व द असाइनमेंट. द असाइनमेंट रफली हैज अराउंड लाइक 20 और क्वेश्चंस, मैक्स टू मैक्स 20 भी नहीं, आई थिंक 15 जितने क्वेश्चन है वहां पे. सो अपना टाइम निकाल के शेयर करिए असाइनमेंट को. द सेम थिंग यू हैव टू डू, सॉल्व द असाइनमेंट, जितने हो उतने करो, क्लिक द पिक्चर एंड शेयर दैट विद मी. जो लोग उत्तराखंड से हैं उनके लिए भी मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. प्लीज मेक श्योर सॉल्व द असाइनमेंट, शेयर दैट विद मी. कुछ लोगों ने शेयर कर दिया लेकिन कुछ लोगों का शेयर करना बाकी, काफी लोगों का शेयर करना बाकी है. सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. चलो, now let me start the screen share and let's start with today's class. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. सर एक बार फिर भेज देना. हाँ आप सर, ठीक है, आपके लिए लेट्स भेज देंगे. ऑलराइट, सो दीस आर द फ्यू थिंग्स इन द लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें यहाँ पे कर ली थी. तो मेरा कुछ सवाल है आपसे यहाँ पे, कुछ सवाल के आंसर आप ऐसे ही दे सकते हो अनम्यूट करके एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था हमारा रेस्पिरेशन. वी हैव स्टार्टेड विद समथिंग कॉल्ड एज माय ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए आपके ग्लूकोज को जाना पड़ता है सेल के अंदर. मुझे ये बताइए, ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने के लिए या सेल के अंदर जाने के लिए जो प्रोटीन चैनल का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या होता है? GLUT4. राइट, तो GLUT4 की वजह से I'll be finding बिल्कुल सी the glucose will enter inside the cell. So बिल्कुल सी GLUT4 is the answer over there. So yes, ये सब आपको यहाँ पे अटकना है. Yeah, GLUT4 happens to be the answer in that. ठीक है. Then the glycolysis will takes place, will start over there. अब glycolysis जब आपके यहाँ पे start होता है, that's a very first process which will happen with the glucose molecule. Glycolysis के अंदर यार it's a 10-step reaction. Okay. Glycolysis जब आपका start होगा, that will be happening in the cytoplasm. ये बात आप यहाँ पे जानते हो. 10-step reaction के अंदर कौन से 3 स्टेप मेरे वहां पे थे जो आपके रहते irreversible? First, third, and tenth. First, third, and 10th. Right. So you have your first, third, and 10th. ये आपके 3 स्टेप्स आपके यहाँ पे होते हैं, which are irreversible steps वहां पे in the glycolysis. So that's what you find happening in that. ठीक है, राइट. ग्लाइकोलाइसिस खत्म होने के बाद मुझे नेट गेन एटीपी का वहां पे कितना होता है? 2 ATP. 2 ATP. That's what I will get. I'll only get my 2 ATPs by the end of the. That's the net gain of the ATP I'll be getting over there. कितने NADH मुझे मिलेंगे by the end of the glycolysis? How many NADH I'll be getting over there? 2. 2. आंसर में से 2. ठीक है. So that is what we have seen. अच्छा मुझे बताओ, आपकी बॉडी ग्लूकोज के अलावा और क्या चीजें ब्रेक डाउन करती है और किस सीक्वेंस से ब्रेक डाउन करती है? Protein, fats. Right. So it will go like glucose, protein and fat. That is the sequence. It will follow over there. ठीक है. So we have this GLUT4 जहां से मेरा ग्लूकोज यहाँ पे आपका अंदर आएगा and then we'll find the glycolysis will start over there. You have a glucose which will get a phosphate group. So this is the first reaction which will be happening with glycolysis. So हम यहाँ पे देख सकते हैं we have this glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate getting formed over there. पहले स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे ATP इन्वेस्ट करना पड़ रहा है and then you have the fructose 6 phosphate से लेके जब आप fructose 1,6 बायोफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हो, वो स्टेप पे आपके यहाँ पे ATP का यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट किया जाता है. So you have to know at which step the ATP will get invested and then you will find your DHAP and PGAL are getting formed over there. जब ये दोनों मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे बन जाते हैं then I will find both of them are my interconvertible. दोनों मेरे यहाँ पे interconvertible मेरे यहाँ पे हो जाते हैं. So PGL जब मेरे यहाँ पे बनेगा, PGL will convert into my 1,3 biphosphoglycerate. इस स्टेप के ऊपर मुझे मिलता है मेरे यहाँ पे NAD will convert into my NADH. ये आपको बनते हुए मिल जाएगा. 1,3 biphosphoglycerate will convert into my 3-phosphoglycerate. इस स्टेप के ऊपर अंदर मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे ATP बनते हुए. This is called as my substrate level phosphorylation. And then वहां पे आपका 3-phosphoglycerate से आपको बनेगा आपका 2-phosphoglycerate. 2-phosphoglycerate से बनेगा आपका PP. And then PP will give rise to my pyruvic acid. इस स्टेप के अंदर भी मुझे यहाँ पे मेरे 2 ATP बनके मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. This is also called as my substrate level phosphorylation. ग्लाइकोलाइसिस आपका हो गया. आपके सेल में ऑक्सीजन हो या ना हो, ग्लाइकोलाइसिस तो आपके यहाँ पे हो जाएगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस. इसके बाद हो गया आपका ग्लाइकोलाइसिस. अब मुझे बताओ कि अगर आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है देन आपके 2 कौन से रिएक्शन आपके यहाँ पे किए जा सकते हैं? Alcohol fermentation and lactate fermentation. Right. Lactate fermentation and alcoholic fermentation, ये आपके 2 इवेंट्स आपके यहाँ पे किए जा सकते हैं. These are 2 things I can find happening over there. So after this 10-step reaction, अगर आपके पास ऑक्सीजन वहां पे नहीं है, then you can move on to your anaerobic respiration, जहां पे आपकी 2 चीजें की जा सकती है, alcoholic fermentation and lactate fermentation आपके यहाँ पे किया जा सकता है.
दोनों ये चीजें जो आपकी होती है वो आपको कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिलेगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपको बैक्टीरिया में होते हुए मिल सकता है एंड कुछ फंगाई के अंदर आपको होते हुए आपको मिल सकता है। सम फंगाई कैन कैरी आउट माय एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पे इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन, याद रखना। पहले स्टेप के अंदर पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू माय एसिटाइलडिहाइड। इस दौरान आपका CO2 आपको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा एंड आफ्टर दैट एसिटाइलडिहाइड विल कन्वर्ट इनटू माय इथेनॉल। जब एसिटाइलडिहाइड को मैं इथेनॉल में कन्वर्ट करता हूँ, इसको करने के लिए मेरे यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम यू विल अल्टीमेटली फाइंड द इथेनॉल इज गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस। याद रखना जब आप ये कन्वर्जन यहाँ पे आप कर रहे हो तो उस दौरान भी आपका यहाँ पे NADH आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। सो इन दिस कन्वर्जन यू विल फाइंड द NADH will get used up into my NAD molecule, right? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सिमिलरली लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के अंदर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है। पायरिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू माय लैक्टेट एंड दिस विल हैपन विद द हेल्प ऑफ माय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की वजह से आपका यहाँ पे हो रहा होता है। इस दौरान आपका NADH आपका हम यहाँ पे अगेन इस्तेमाल करेंगे टू फॉर्म माय NAD एंड अगेन दिस इज अ प्रोसेस व्हिच विल बी हैपनिंग इन माय साइटोप्लाज्म। लैक्टेट फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आपका होगा दो जगहों पे। इन द मसल्स यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग, यू कैन आल्सो फाइंड दैट हैपनिंग इन माय लैक्टोबैसिलस के अंदर आपको ये होते मिल जाता है जिसको हम यूज करते हैं हमारे कर्ड फॉर्मेशन के लिए। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। इसके अलावा कोई मुझे फटाफट हैंड रेज करके एक्सप्लेन कर दो क्या होता है जब आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, और इसके लिए मुझे ये बताओ कि कौन सी कंडीशन के अंदर आपके मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनाया जाएगा। So tell me the two things over there and then tell me what happens over there. Please raise your hand to answer this. That what will happen to the lactic acid formation जो आपके मसल में होगा, और generally आपके मसल के अंदर lactic acid formation आप यहाँ पे कब होता है? So please raise your hand to answer this. I cannot see the hands right now. आर्यन बताइए कब होता है ये lactic acid formation आपके मसल्स के अंदर? सर जब हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और जब वो मसल्स होती हैं वो टायर्ड हो जाती हैं, तब जो लैक्टिक एसिड होता है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे कि जो मसल्स होती हैं वो टायर्ड होना शुरू होने से पेन वगैरह होती है इसमें। ठीक है, that's true. So यार और मसल जब आपने ज्यादा यूज कर ली, when you have lack of oxygen in the muscle, then we'll find the lactic acid is getting formed. ठीक है आर्यन, अब यहाँ से क्या होगा? Once the lactic acid has been formed, अब यहाँ से what do you find happening in this? बन गया मेरे मसल के लैक्टिक एसिड, अब यहाँ से क्या होगा? नाउ यू हैव टू टेल मी देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट हैपनिंग ओवर हियर। समवन हैज टू रेज योर हैंड एंड आंसर दिस कि अब यहाँ से आपका क्या होता है। एक बार आपका लैक्टिक एसिड बन गया मसल के अंदर, फिर वहां से क्या होगा? बताइए सोनाक्षी। यस सर। सर जब मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है तो उसे लीवर की साइड भेज देते हैं और फिर जो लीवर है उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। राइट, वेरी ट्रू। लीवर आपका उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा एंड देन ग्लूकोज दैट कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द मसल ताकि आप उसे वहां पे आप इस्तेमाल कर सको। तो ये याद रखना, दिस प्रोसेस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स, जहां पे लैक्टिक एसिड को आप कन्वर्ट करते हो ग्लूकोज में व्हेन यू ब्रिंग देम इनटू द लिवर के अंदर। इस तरीके से लैक्टिक एसिड को आपकी बॉडी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया था। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ माय एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया, देख लिया। दिस इज द नेट गेन ऑफ एटीपी आई विल बी फाइंडिंग इन देम। ठीक है, क्वेश्चन हमने यहाँ पे कुछ सॉल्व कर लिए थे। देयर आर फ्यू क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ दे रहे, लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ NAD इन द सेलुलर रेस्पिरेशन? इट इज गोइंग टू वर्क एज माय इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह यहाँ पे आपका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप दिस क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड? इनमें से कौन सा प्रोसेस आपका यहाँ पे जहाँ पे CO2 आपका रिलीज नहीं किया जाएगा? तो याद रखना CO2 आपका रिलीज नहीं किया जाता आपके लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के दौरान। इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। आपने कभी भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन या लैक्टिक फर्मेंटेशन के टाइम पे कोई CO2 को रिलीज होते हुए आपने यहाँ पे नहीं देखा था। बाकी सारे स्टेप्स के अंदर CO2 का रिलीज होते हुए आपका मिल जाएगा। सो दिस बिकम्स योर ऑप्शन डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर इन दिस। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा, जो भी हम देखेंगे अभी आगे जाके, यू विल फाइंड दैट हैपनिंग। एरोबिक के अंदर आपका होता है CO2 रिलीज एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में तो आपका हो ही रहा होता है। These are the questions based on your chemosmosis. Something you can have a look at them later. ये आपके फोटोसिंथेसिस के सवाल हैं। अब एक काम करते हैं, let's understand what will happen in my aerobic respiration. तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं और इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। उत्तराखंड के बच्चों को अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, लग रहा है कि क्लास थोड़ा फास्ट जा रहा है, देन प्लीज अनम्यूट करके बता देना या फिर ड्रॉप कर देना टेक्स्ट वहां पे दैट यू वांट टू रिपीट दोस थिंग्स। सो व्हेन यू हैव aerobic conditions, aerobic condition मतलब when you have oxygen in the cell,
जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन, दैट मीन्स यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल, सो यू हैव ऑक्सीजन इन सेल। अगर सेल के पास वहां पे ऑक्सीजन रहेगा, देन आप यहाँ पे क्या होते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट यू कैन फाइंड हैपनिंग इन दिस। देन यू शुड नो दैट जो आपका पायरुविक एसिड आपने बनाया था, आपकी ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद जो आपका पायरुविक एसिड जो आपका यहाँ पे बनाया था आपने यहाँ पे, दैट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। सो पायरुविक एसिड जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका एंटर करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक बार फिर मैं आपके सामने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनाना चाहूंगा, जो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसकी लेबलिंग बड़ी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपको बड़े आसान सवाल आते हैं इसमें से। वैसे आपको ये बात मालूम होगी क्योंकि आप तो काफी कुछ 11th पढ़ चुके हो, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में काफी सिमिलरिटीज होती है। क्या आपको बताएगा बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलरिटी क्या होती है? बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में काफी होती है सिमिलरिटीज। कैन एनीवन टेल व्हाट आर द सिमिलरिटीज ओवर देयर? या आउटर मेम्ब्रेन, या जब तक मैं लेबलिंग कराऊं तब तक सोच लो थोड़ा। नहीं याद आ रहा। अच्छा, 78 ribosomes. राइट, ट्रू, दैट्स वेदिका, दैट्स ट्रू, यू हैव अ 78 राइबोसोम्स जो आपको मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड यू विल फाइंड द सेम थिंग इन द बैक्टीरिया एज वेल, राइट। सो 78 राइबोसोम्स। एनीथिंग एल्स और कुछ? ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है। So you have an inner membrane, you have outer membrane, then you have a space in between that is called the intermembrane space यहाँ पे। And center में you'll have a space। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस कहा जाता है, निर्भय, दैट्स ट्रू, बट उसका और बैक्टीरिया का रिलेशन आपको बताना था, ठीक है। चाहे मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आपके यहाँ पे। अब याद रखना, बैक्टीरिया के पास होता है आपका सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया विल हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, आपको मिलेगा, आप यहाँ पे देखेंगे, सो हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए विल हैव इन द बैक्टीरिया। आपने ये बात पढ़ी होगी अपने चैप्टर 8 के अंदर कि बैक्टीरिया विल हैव इट्स ओन डीएनए। आई एम क्वाइट श्योर कि ये चीज आपने पढ़ी होगी, दैट बैक्टीरिया विल हैव इट्स ओन डीएनए, है ना। तो ये जो डीएनए इसका होता है ना, सर्कुलर डीएनए, ये सर्कुलर डीएनए और कहीं नहीं मिलता आपको। दिस इज द काइंड ऑफ डीएनए यू फाइंड इन द बैक्टीरिया, दिस इज द काइंड ऑफ डीएनए यू आल्सो फाइंड इन द बैक्टीरिया एज वेल। सो दैट इज व्हाई यू शुड नो इट विल हैव अ सर्कुलर डीएनए एंड 70 राइबोसोम्स। अच्छा, एक बात बताओ, आपने ये वाली स्टोरी सुनी है जो आपने शायद चैप्टर 8 में आपने पढ़ी होगी? देयर इज अ स्टोरी व्हिच इज कॉल्ड एज माय endosymbiotic theory. There's something called as an endosymbiotic theory. Anyone? अभी प्लीज गूगल मत करना। हाँ, राइट। सो यू हैव एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब मैं ये थ्योरी याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट थ्योरी विच इज अ पार्ट ऑफ माय चैप्टर 8 की थ्योरी है, बट याद रखना। इसमें होता क्या है ना, कहा ये जाता है, सुनो बस सुन लो इसे आराम से, आप समझ जाओगे। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया था, कहा जाता है इट वाज लिविंग एज ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। जब आपका प्रिमिटिव अर्थ था ना, प्रिमिटिव अर्थ मतलब आज से हजारों सालों पहले, जब कुछ ज्यादा था नहीं अर्थ के ऊपर, सिर्फ ओशन था, एंड यू आर हैविंग फ्यू सेल्स इन द ओशन। तो कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया वाज लिविंग एज अ इंडिपेंडेंट एनिमल, मतलब ये ओशन में अकेला घूमता था, अकेला रहता था, राइट। अब क्यों कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट हो रह सकता है? बिकॉज इट वाज हैविंग इट्स ओन डीएनए, इट आल्सो हैज इट्स ओन राइबोसोम्स। खुद का डीएनए है इसके पास, खुद के राइबोसोम्स इसके पास, राइट। इसलिए बिल्कुल आपका एज ए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह रह सकता था। तो कहा यह जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका ओशन में अकेला रहा करता था और सेल आपका बन चुका था, सेल आपका अलग से रहता था, लाइक यू वर हैविंग अ सेल व्हिच वाज लिविंग इन द ओशन एंड माइटोकॉन्ड्रिया वाज लिविंग अलोन, दोनों अलग अलग रहते थे। जरूरत क्या पड़ी कि माइटोकॉन्ड्रिया नीडेड समवन जिससे उसे प्रोटेक्शन मिले। अब माइटोकॉन्ड्रिया हैव द आउटर कवरिंग आपकी इसकी होती है, यू हैव अ इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, बट इसको चाहिए था प्रोटेक्शन लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और ऑन द सेम टाइम यू कैन से कि सेल जो था आपका, जो आपका ओशन में घूम रहा था, उसको चाहिए था कोई ऐसा एनिमल जो, या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो उसको फायदा दे सके इन टर्म्स ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कहा यह जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका इंडिपेंडेंटली रहा करता था, इट मस्ट हैव स्टार्टेड गेटिंग इनसाइड द सेल, और वहां पे जाके उसने रहना चालू कर दिया। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है वाज लिविंग अलोन, सेपरेट, सोलो रहता था ये, बट एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी बन गई थी अर्थ के ऊपर कि उसको चाहिए था एक प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ हैविंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका अकेले रहा करता था, इसने डिसाइड किया कि मैं अब सेल के अंदर जाके रहूंगा, और सेल ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। कहा जाता है कि सेल जो आपका वहां पे था उसने भी उसे वहां पे एक्सेप्ट कर लिया, कि उसे एक्सेप्ट कर लिया सेल ने, क्योंकि उसे भी वहां पे फायदा मिल जाता। सेल वाज गेटिंग समवन हु कैन मेक एटीपीज ओवर देयर,
सेल वाज गेटिंग समवन जिसको वहां पे एटीपी बनाता उसके लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए था, माइटोकॉन्ड्रिया वाज लुकिंग फॉर समवन हु इज गोइंग टू प्रोवाइड हिम सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन वहां पे, एंड दैट इज व्हाई वी से दिस इज माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। दोनों को यहाँ पे फायदा मिला। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आपका था वो आपका चले गया सेल के अंदर, और क्योंकि आपका सेल के अंदर चला गया तो दोनों को यहाँ पे फायदा मिल गया। माइटोकॉन्ड्रिया को फायदा मिला आपके प्रोटेक्शन का, ही रिसीव समवन एज अ मेम्ब्रेन, ही रिसीव द मेम्ब्रेन कवरिंग जिससे वो अपने आप को बचा सकता था, और सेल को यहाँ पे फायदा मिला एज अ ऑर्गेनल हु कैन एक्चुअली मेक द एटीपीज ओवर देयर। तो ये बात याद रखना, दैट इज माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये मैं ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता नहीं रहा, इट इज वन ऑफ द टर्म व्हिच कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट, so you should know that whenever you get a term like endosymbiotic theory, this holds true for two organelles actually. One is your mitochondria and other is your chloroplast. Endosymbiotic theory आपकी दो ऑर्गेनल के लिए ट्रू बैठती है, एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर इज द क्लोरोप्लास्ट। और इनका सबसे क्लियर कट एविडेंस वही आता है दैट दे हैव their own DNA, they have their own DNA and they have their own ribosomes। क्योंकि ये हैविंग योर ओन डीएनए राइबोसोम इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि मैं अपना खुद से प्रोटीन बना सकता हूं, सो आई डोंट डिपेंड ऑन द अदर थिंग्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और ये काफी अच्छा एविडेंस है जिससे मैं कह सकता हूं कि हाँ ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते होंगे। एंड अभी तो हमने सिर्फ ये दो चीजें देखी, दैट दे हैव देयर ओन डीएनए जो बैक्टीरिया जैसा होता है, दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स जो बैक्टीरिया जैसे होते हैं। इवन जब आप इसकी आउटर मेम्ब्रेन को स्टडी करते हो ना डिटेल में, इट हैज मेनी ट्रेट्स सिमिलर टू द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। इसकी जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आपको काफी सिमिलरिटीज आपको यहाँ पे दिख जाती है। सो यस वी कैन क्लियरली से दैट माइटोकॉन्ड्रिया वाज इंडीड लिविंग एज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये आप यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू नो इन दिस। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते क्या होगा। सो अगर आपके पास यहाँ पे पायरुविक एसिड, आपका पायरुविक एसिड यहाँ पे आपका बन के रेडी हो चुका है, अब ये क्या करेगा, इट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस विल एंटर इनसाइड योर माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये आपका जंप करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस। यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, लेट मी ऐड स्लाइड इन दिस। सो चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से things will move forward. All right, so now we have seen that pyruvic acid has entered inside the mitochondria। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपका pyruvic acid आपका अंदर आया, as soon as my pyruvic acid enters inside the mitochondria, इसको हम क्या करेंगे, we'll convert this into acetyl CoA, जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा तुरंत यहाँ पे into my acetyl CoA। तो pyruvic acid will convert into your acetyl CoA, और जब ये कन्वर्जन आपके यहाँ पे किया जाता है, when you do this kind of conversion over there, तो ये कन्वर्जन के दौरान आपके यहाँ पे क्या होगा, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, निर्भय बताओ क्या नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे। अच्छा निर्भय आपका पहला क्लास है क्या ये? अगर आपका पहला क्लास है बेटा तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है आपको यहाँ पे, यू माइट फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट ओवर देयर, बिकॉज हमने यहाँ पे अभी हमारा ग्लाइकोलाइसिस कर लिया है निर्भय। सो आई वुड रेकमेंड कि आप एक बार पुराने वाला लेक्चर एक बार आप देख लो वहां पे, and then only you will be able to understand in this, ठीक है। So yeah, अगर आपका पहला क्लास है तो seems like आपका पहला क्लास है, then थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है इसके अंदर, बिकॉज आप ये बीच में से देख रहे हो ना इसलिए। अभी आपको जो बताया जा रहा है ना आप उस पर फोकस करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स ओनली, कि आपका पायरुविक एसिड आपका बनाया गया था फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद, और ये आपका आ चुका है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे ही आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू माय एसिटाइल CoA। जब ये मेरा एसिटाइल CoA में कन्वर्ट किया जाएगा, इस दौरान आपका एक CO2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी विल फाइंड अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज गेटिंग रिलीज्ड ओवर देयर। तो एक CO2 मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे रिलीज कर देंगे। सो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या हुआ, जब आपका पायरुविक एसिड आपके यहाँ पे अंदर आया, विद द हेल्प ऑफ माय पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, और इसकी मदद से आपको दो चीजें आपको यहाँ पे होती मिलेगी। लाइक वन थिंग यू हैव टू नो हियर इज कि एक तो आपका यहाँ पे होगा ऑक्सीजन, आप CO2 आपका रिलीज किया जा रहा है। It's not visible. क्या अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी यहाँ पे? स्क्रीन दिख रही है सबको बता दो पहले यहाँ पे, So स्क्रीन दिख रही है? ठीक है ठीक है। रूपंजिल आई वुड रेकमेंड एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो।
थिंग्स माइट वर्क आउट। ठीक है, सो CO2 आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है, उसके साथ साथ याद रखना कि CO2 जो आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा उसके साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग हैपनिंग ओवर देयर। एक और चीज जो आपके यहाँ पे हो रही होती है, आपकी हो रही होती है दैट योर NAD मॉलिक्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू माय NADH। एक NAD यहाँ पे आपका रिड्यूस किया जाएगा एंड यू विल फाइंड योर NADH इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर। तो ये आपको याद रखना है। ये दो इवेंट्स आपके हो रहे होते हैं यहाँ पे, जो आपका पायरुविक एसिड आपका एंटर करता है आपके यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके यहाँ पे। निर्भय अगर आपकी स्क्रीन में दिख रही है देन यू हैव टू लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन, क्योंकि बाकी लोगों को यहाँ पे दिख रही है ना, तो आपके एंड पे नेटवर्क का इशू ये हो सकता है। एक बार लॉग आउट कर लो एंड लॉग इन करके वापस ट्राई करो, यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन। सेम थिंग goes for you as well, Rupanzel, that you log out again and try to log in again. It should work. या अपना नेटवर्क चेंज करके देखो, या फिर एक और तरीका होता है कि आप इंटरनेट बंद करो एंड देन अगेन स्टार्ट करो, और सिंपली गो टू द एयरप्लेन मोड एंड अगेन रीस्टार्ट द इंटरनेट। जनरली वर्कआउट कर जाता है वो। ठीक है, देन सो ये दो आपको याद रखनी है बातें कि आपका पायरुविक एसिड एंटर किया आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोए के अंदर, और ये करने के दौरान आपको एक CO2 आपको यहाँ पे रिलीज करते हुए आपको मिलेगा आपके यहाँ पे, एंड योर NAD विल कन्वर्ट इनटू माय NADH। सो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आपको होते हुए आपको मिलता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन हियर इज दैट इज माय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपका CO2 आपका यहाँ पे रिलीज कर दिया हमने यहाँ पे, और एक NADH हमने यहाँ पे बना लिया। याद रखना आपका यहाँ पे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे क्रेब्स साइकिल, जो भी हमने यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है। अभी सिर्फ आपके यहाँ पे एसिटाइल कोई बनेगा। पायरुविक एसिड इज मेड ऑफ माय 3 कार्बन एटम्स, और एसिटाइल कोई मेरा बना होता है यहाँ पे मेरे यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स का। तो आपके 2 कार्बन एटम्स से बना हुआ आपका एसिटाइल कोई आपके यहाँ पे बन के आपका रेडी हो जाएगा। दिस इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बार मेरा एसिटाइल कोई यहाँ पे बन गया, यहां से हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्रेब्स साइकिल। तो एक बात आपको सबको यहाँ पे याद रखनी है, अब मैं वापस रिपीट करता हूँ। एक बात आप सब यहाँ पे याद रखिएगा, पायरुविक एसिड मेरा अंदर जब यहाँ पे जा रहा है ना आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो यहाँ पे 2 चीजें हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। वी विल टेक इनटू अकाउंट 2 इवेंट्स जो आपके होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक आपका सबसे पहले आपके यहाँ पे होगा क्रेब्स साइकिल, तो पहले हम उसे यहाँ पे सीखेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कि आपका क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। तो आपका यहाँ पे पायरुविक एसिड आपका एंटर की एंजाइम यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, द एंजाइम इन्वॉल्व्ड हियर इज गोइंग टू बी माय पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हुआ, दिस कैन बी कॉल्ड एज माय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये सब करने के बाद आई एम फाइंडिंग मेरा एसिटाइल को यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। अब यहां से आपका क्रेब्स साइकिल आपका स्टार्ट होगा, और याद रखना क्रेब्स साइकिल आपका हमें है आपका मैट्रिक्स के अंदर। हाँ जी पल्लवी बताइए क्या सवाल है आपका। सर एसिटाइल कोएंजाइम के बाद ऑक्सीडेटिव बनेगा सर? नहीं, वो ए आपका पहले से होता है। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो आपका बेटा होगा ना यहाँ पे, वो आपका पहले से यहाँ पे होगा। याद रखना आपके मैट्रिक्स के अंदर यू ऑलवेज हैव अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिलो, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका पहले से आपका बना हुआ होता है। दिस इज ऑलवेज देयर इन द मैट्रिक्स। यहां से वो आपका क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा। तो हमने बता रहे हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोए, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, दिस एसिटाइल कोए विल कंबाइन विद माय ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। मेरा एसिटाइल कोए जो मेरा यहाँ पे है, ये मेरा कंबाइन करेगा मेरे यहाँ पे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ, एंड देन यहाँ से आपका क्रेब्स साइकिल यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा। When my oxaloacetic acid will combine with acetyl CoA, this will lead to a formation of something called as my citric acid. This will lead to a formation of your citric acid. Someone has a question. सीरियस के साथ नहीं होता कंटिन्यू, क्या हो गया यहाँ पे? Something happened. सीरियस के साथ नहीं होता कंबाइन, नहीं बेटा नहीं, याद रखना एसिटाइल को कंबाइन करेगा OA के साथ, एंड देन विल गिव राइज टू सिट्रिक एसिड। ठीक है, उसके साथ कंबाइन नहीं करेगा, राइट? इट विल कंबाइन विद माय ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एंड देन विल गिव राइज टू सिट्रिक एसिड। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई विल बी फॉर्मिंग ओवर देयर। ठीक है, सो एसिटाइल कोए कंबाइंस विद माय OA एंड विल गिव राइज टू माय सिट्रिक एसिड। इसलिए हम इसे यहाँ पे इवन बोलते हैं एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल, बिकॉज ये आपका पहली चीज आपको बन के यहाँ पे मिल रही है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल एज वेल। इसको हम इवन बोलते हैं एज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि अगर आप सिट्रिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे
तो आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएगा। तो अब आपका क्रेब्स साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स डू वन थिंग, इस पेज के अंदर हमारा क्रेब्स साइकिल हम स्टार्ट करते हैं एक बार फिर। तो यू हैव दिस एसिटाइल कोए, यू हैव योर एसिटाइल कोए आपका यहाँ पे। एसिटाइल कोए विल कंबाइन विद योर ऑक्सिलैस्टिक एसिड, जिसको मैं शॉर्ट में OA लिखूंगा, क्योंकि आप ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो आपका व्हेन यू आर स्टडीइंग द फोटोसिंथेसिस, एंड दिस विल गिव राइज टू योर सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड आपका यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखो आपका क्या इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट स्टेप यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो, ओनली द स्टेप्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू शुड बी रिमेंबर्ड। सिट्रिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू माय आइसोसिट्रेट, सिट्रिक एसिड को मैं कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे इनटू योर आइसोसिट्रेट के अंदर। आइसोसिट्रेट को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूं इनटू माय अल्फा कीटोग्लूटारेट, आइसोसिट्रेट को मैं कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे इनटू योर अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब जब मैं यहाँ पे आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू माय अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है? बिकॉज इन दिस स्टेप आई बी फाइंडिंग, मुझे दो चीजें यहाँ पे होते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। श्योर से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यस। सक्सिनेट बेटा बाद में आएगा, एसिटाइल को अभी बात करो, सक्सिनेट तो बाद में आएगा, बहुत बाद में आएगा, अभी यहाँ पे ध्यान दो। सो आइसोसिट्रेट विल कन्वर्ट टू माय अल्फा कीटोग्लूटारेट, एंड नाउ व्हाट विल हैपन at this particular step, I'll be finding दो चीज आपको यहाँ पे आ रही है। You will find first of all a CO2 is getting released over there, एक CO2 आपको रिलीज किया जाएगा इस स्टेप के ऊपर, and you will also find a molecule of NADH is getting formed। याद रखना जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे तो आपको काउंट करना पड़ेगा कितने NADH आपको यहाँ पे बन के मिल रहे हैं। सो जब मेरा आइसोसिट्रेट कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वी विल फाइंड योर NADH is getting formed and CO2 is getting released। CO2 आपका रिलीज किया जा रहा है और आपका NADH आपको यहाँ पे बन के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद क्या होगा? सो काउंट करना कितने NADH और कितने CO2 मुझे यहाँ पे मिलेंगे। देन अल्फा कीटोग्लूटारेट विल कन्वर्ट इनटू माय सक्सिनाइल CoA, दिस विल कन्वर्ट इनटू योर सक्सिनाइल CoA। तो ये यहाँ पे आपका कन्वर्ट जाएगा इनटू योर सक्सिनाइल CoA के अंदर। जब मेरा अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट किया जाता है सक्सिनाइल CoA, तो ये भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज एट दिस स्टेप आल्सो आई विल बी फाइंडिंग एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आपका रिलीज किया जाएगा, एंड यू विल फाइंड वन NADH इज समथिंग आई विल बी गेटिंग ओवर देयर। तो इस स्टेप पे भी मुझे यहाँ पे NADH मिलेगा, मतलब NAD विल कन्वर्ट इनटू माय NADH एंड वन CO2 इज गेटिंग रिलीज्ड ओवर देयर, एक CO2 आपका रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सक्सिनाइल CoA आपका बनकर रेडी हो चुका है। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, माय सक्सिनाइल CoA विल कन्वर्ट इनटू माय सक्सिनेट, मेरा सक्सिनाइल CoA मेरे यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर सक्सिनेट। जब मेरा सक्सिनाइल CoA को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा इनटू सक्सिनेट, अब याद रखना ये स्टेप के अंदर मुझे यहाँ पे फायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ATP। बेटा अच्छा एक बार फिर सबसे पूछ रहा हूँ, क्या सबको यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही है? कुछ लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है यहाँ पे? विजिबल है। अगर दिख रही है बेटा, तो जिनको दिख नहीं रही, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू अगेन दैट प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। एक बार बाहर निकल जाओ क्लास के, एंड देन वापस ज्वाइन करो, बिकॉज आपके एंड से नेटवर्क का इशू ये हो रहा है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। या नेटवर्क चेंज कर लो, अपना वाईफाई अगर नहीं चल रहा सही से, देन पड़ोसी का यूज करो, भाई का यूज कर लो, भाई का यू कैन टेक द हॉटस्पॉट यूज कर लो, एंड देन ट्राई टू यूज दिस, राइट? ट्राई मेकिंग सम चेंजेस, यू विल बी एबल टू सी द स्क्रीन, राइट? सक्सिनाइल CoA विल कन्वर्ट इनटू माय सक्सिनेट। अब जब ये कन्वर्जन आपको यहाँ पे होता है, व्हेन यू फाइंड दिस कन्वर्जन हैपनिंग, ये स्टेप के अंदर मुझे यहाँ पे GTP बनते हुए मिलता है। नाउ GTP इज इक्वल टू माय ATP मॉलिक्यूल्स। तो याद रखना इस स्टेप के अंदर मुझे एनर्जी मॉलिक्यूल्स मुझे यहाँ पे मिलता है, दैट मींस आई विल बी फाइंडिंग एट दिस पर्टिकुलर स्टेप आई विल बी गेटिंग माय GTP इज गेटिंग फॉर्म, गुआनोट्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे का ADP था ना आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वैसे गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी आपका वहां पे होता है जो आपको बनते हुए मिलेगा। सो बेसिकली माय GDP will convert into my GTP over there। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने बार होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो ये हो ही रहा है यहाँ पे आपका। जब सक्सिनाइल CoA मेरा कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू सक्सिनेट,
तो वो टाइम पे आई बी फाइंडिंग माय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपके यहाँ पे हो रहा है. दैट मींस ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन आई एम फाइंडिंग अ एटीपी इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर. याद रखना यहाँ पे आपको आपका एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हुए आपका पे मिल जाएगा. सो दिस इज माय स्टेप वेयर आई एम फाइंडिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे. देन आई विल फाइंड माय सक्सिनेट विल कन्वर्ट इनटू योर फ्यूमेरेट. सक्सिनेट आप यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर फ्यूमेरेट. सर साइकिल याद करने की लॉजिक, पहले तो बेटा आप साइकिल को देख लो यहाँ पे आराम से, राइट. उसको क्योंकि हमें याद करना पड़ेगा. नीट में आपसे पूछा जाएगा दैट एट विच स्टेप आई विल फाइंडिंग माय एनएडीएच आर गेटिंग रिलीज्ड ओवर देयर. सो वी हैव टू नो दोस थिंग्स. So succinate will convert to my fumarate and at this step I'll be finding my FADH is getting formed. यहाँ पे अलग मॉलिक्यूल आपको बन के मिलता है. तो रेफेडिन flavin adenosine dinucleotide will convert into my FADH. तो ये दो आपको याद इतनी बातें कि आपके NADH आपके कहाँ बन रहे हैं और आपका FADH कहाँ पे बन रहा है, कौन से स्टेप पे आपको बन के आपको मिल रहा है. सो फ्यूमरेट आपका यहाँ पे बन चुका है. नाउ दिस फ्यूमरेट विल कन्वर्ट इनटू माय मैलेट. इस फ्यूमरेट को मैं कन्वर्ट करता हूँ मेरे यहाँ पे मैलेट के अंदर. इस स्टेप पे मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा. एंड नाउ दिस मैलेट विल कन्वर्ट बैक इनटू माय ऑक्सिलो एसिटिक एसिड. इस मैलेट को हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं मेरे यहाँ पे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के अंदर. अगेन एट दिस पर्टिकुलर स्टेप आई बी फाइंडिंग माय NADH इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर. इस स्टेप के अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा दैट माय NAD विल कन्वर्ट इनटू माय NADH. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरे साइकिल के अंदर कितने बार NADH मुझे बन के मिला है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 times. Yes, you Yes, have sir. 1, you have this 2 and you have this 3. 3 बार NADH मुझे यहाँ पे बन के मिल चुका है. तो एक बात आप सब लोग यहाँ पे याद रखना, आपसे पूछा जाएगा दे विल आस्क यू दैट क्रेब्स साइकिल के अंदर हाउ मेनी टाइम्स NADH इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर. इसका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑन. So they will ask you that how many NADH are getting formed in the Krebs cycle. The answer is 3. 3 NADH आपको बन के आपको मिलते हैं यहाँ पे. आपसे पूछा जाएगा कि FADH कितने बन रहे हैं आपके यहाँ पे, then you will say 1. Only 1 FADH is getting formed during the Krebs cycle. ठीक है. GDP आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है? The answer is 1 यहाँ पे. कितने बार CO2 आपका रिलीज किया जा रहा है? 2 बार. आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट के टाइम पे एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट से आपके 6-nityl-CoA के टाइम पे यहाँ पे आपका CO2 रिलीज किया जा रहा है. अब याद रखना, अगर सवाल आता है क्रेब्स साइकिल के दौरान कितने NADH आपके यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं, तो आप इसको काउंट मत करना. ये जो पहला स्टेप आपका जो होता है ना, द फर्स्ट स्टेप जहां पे आप एसिटाइल को बना रहे होते हो, दैट इज नॉट अ क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल उसके बाद चालू होता है. तो ये भी हम काउंट तो करेंगे, बाद में करेंगे काउंट. बट फिलहाल अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल में कितने NADH आपके बन रहे, देन यू विल से 3. 4 मत बोलना. अगर आपसे ये पूछा जाता है ना कि आपका जब पायरुविक एसिड आपका एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब आपके कितने NADH बन रहे हैं, देन यू कैन से हाँ 4 बन रहे फिर. बट अगर आपसे सवाल में पूछा जा रहा है दैट क्रेब्स साइकिल में कितने NADH बनाए जाएंगे, देन यू कैन टेल देम इट्स गोइंग टू बी 3 ओवर देयर, राइट. तो ये जो आपका NADH यहाँ पे बन रहा है और CO2 आपको जो रिलीज हो रहा है, इट इज एक्चुअली हैपनिंग बिफोर द क्रेब्स साइकिल. हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल. तो ये याद रखना, क्रेब्स साइकिल आपका स्टार्ट होता है जब एसिटाइल-CoA मेरे यहाँ पे कंबाइन करेगा मेरे यहाँ पे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ, तब आपकी कहानी यहाँ पे आपकी स्टार्ट होगी. देन द सिट्रिक एसिड इज गेटिंग फॉर्म्ड and that's how the Krebs cycle will start over there. Krebs cycle, citric acid cycle, or you can also call it as a tricarboxylic acid cycle. तो ये आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट. अब यहाँ पे एक चीज को हम कैलकुलेट करते हैं. जब मेरा एक पायरुविक एसिड मेरे यहाँ पे आया, so when you have one pyruvic acid coming over here and entering the Krebs cycle, तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है. so जब इसने Krebs cycle में एंटर किया तो आपको क्या क्या मिल जाएगा इसके अंदर. so we'll find, I'll get to see, you are finding 3 molecules of NADH is getting formed. 1 molecule of FADH is getting formed. And 1 molecule of GTP is getting formed. This is the outcome of my Krebs cycle. This is what you find happening in my Krebs cycle के दौरान. सर यहाँ पर हम NADPH3 काउंट करेंगे. NADH बेटा, NADPH नहीं. NADP वाला टर्म आता है आपके इन द फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर, और यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे 3. क्यों हम 3 काउंट करें, क्योंकि आप देख सकते हो ना यहाँ पे, यू कैन सी ओवर देयर
1 first ये वाला, second is going to be from in the second step. So you have a first, second and the third. These are the 3 steps I'll be finding जहाँ पे मेरा NADH बन के मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. बाकी I don't find NADH getting formed in the Krebs cycle के अंदर. यहाँ पे जो बन रहा है it is outside the Krebs cycle. ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट Krebs cycle के अंदर आपको याद रखना है कि 3 NADH आपके बनाए जाते हैं. इसको हम काउंट करेंगे लेकिन बाद में, जब हमें बनाना पड़ेगा ना ATP, तब इसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे. ठीक है रूपंजल, बात समझ आ रही है मेरी? यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। तो ये आपका यहाँ पे बंद कर, हाँ बेटा माइक ऑफ कर लो. ETS तो भी चालू होगा, तो अभी हम करेंगे. अभी तो आपके यहाँ पे Krebs cycle खत्म हो रहा है, इसको हम खत्म कर लेते पहले यहाँ पे. सो नाउ यू नो दैट बाय द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस यू हैव 2 पायरुविक एसिड. यहाँ पे एक बनाया था, उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया. सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, अगर एक से मुझे इतना मिल रहा है, 2 से मुझे 6 NADH मिलेंगे, 2 FADH और 2 ATP मुझे मिल जाएंगे वहां पे टोटल. This is the outcome when I use a single pyruvic acid in the Krebs cycle. अब आप एक बात यहाँ पे याद रखो कि जब मैंने Krebs cycle किया, मुझे कुछ यहाँ पे ATP ज्यादा नहीं मिला. ठीक है, the whole idea of aerobic respiration is कि मुझे यहाँ पे ATP बनाना है. यहाँ पे मुझे ATP बनते हुए यहाँ पे नहीं मिल रहा. I cannot see any kind of ATP formation happening over there. So now what I will do in this, I will form the ATPs using my electron transport chain. तो Krebs cycle तो हमने यहाँ पे कर लिया. अब सेकेंड चीज जो हमने यहाँ पे करनी है, दैट इज माय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो जो सेकेंड इवेंट जो हम यहाँ पे करेंगे, दैट विल बी माय ETC. राइट. अब Krebs cycle के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है कि Krebs cycle जो आपको यहाँ पे होता है, ये आपका हमेशा किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. दिस विल बी हैपनिंग इन द मैट्रिक्स. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो आपके यहाँ पे होगा, ये हम करेंगे आपका यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये मैं करूंगा इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया. सो इनर मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे होती है, उसके अंदर हम करते हैं हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ये बात आप सब लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका Krebs cycle आपको किया जाता है मैट्रिक्स के अंदर, और ETC मैंने यहाँ पे रन करना है मेरे यहाँ पे इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माई माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहाँ से हम देखना चालू करते हैं. तो पहले ये बताओ, क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस साइकिल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर. आई होप इसमें किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही. दिस इज अ साइकिल व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. आई वुड रिकमेंड कि 1-2 बार साइकिल खुद से एक बार आप ड्रॉ कर लो, ताकि ये इम्प्रिंट हो जाए आपके जहन में कि कहाँ से क्या चीज आपकी बन रही है. सो दैट नो मैटर हाउ मच व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू, यू आर एबल टू डील विद दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. अब एक काम हम यहाँ पे समझते हैं. सो यू आर डन विद द ट्रैक ऑफ क्लासिक साइकिल, हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट माय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. क्या होता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं. तो उसको समझने के लिए पहले आप यहाँ पे देखोगे क्या ETS मेरा हो रहा है यहाँ पे मेरा इनर मेम्ब्रेन के ऊपर. सो लेट्स मेक अ पिक्चर ऑफ इनर मेम्ब्रेन. सो लेट्स से ये है मेरे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माय माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अगर ये मेरे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, तो उसके नीचे वाला जो साइड होगा ना, मेरे यहाँ पे अंदर वाला जो साइड होगा, दैट विल बी माय मैट्रिक्स. सिंपल सी बात है. अगर ये मेरी इनर मेम्ब्रेन है मेरे यहाँ पे, तो अंदर का जो एरिया मेरे यहाँ पे होगा, दैट अंदर का एरिया विल बी माय मैट्रिक्स ओवर देयर. अब आप तो जानते हो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको 2 मेम्ब्रेन आपको मिलती है, या इनर एंड आउटर वन. तो आप इमेजिन कर लो कि एक और मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा के रखी हुई मैंने यहाँ पे, दैट्स आउटर वन. अज्यूम दैट देयर इज वन मोर मेम्ब्रेन ओवर देयर एंड दिस इज माय आउटर मेम्ब्रेन. बाय द वे याद रखना, आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल होती है कंपेयर टू माय इनर मेम्ब्रेन. Outer membrane is comparatively more permeable than the inner membrane. Yeah. So this is my outer membrane. Inner membrane, outer membrane, and then you have in the center you have the matrix. अब इन सब के बीच में आपको एक और लेबलिंग याद रखनी है. That is my intermembrane space. आपको जो स्पेस आपका भी दिख रहा है ना यहाँ पे, that is called as my intermembrane space. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a intermembrane space. ठीक है. सो दिस इज अ स्पेस विद इंटरमेम्ब्रेन स्पेस आपको यहाँ पे दिख जाती है. सो दिस इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द लेबलिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, कि ये चीजें आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए. सो दिस इज अ थिंग यू हैव टू नो, राइट.
अगर आप मैग्नीफाई करते हो ना यहाँ पे अपने माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको मैग्नीफाई करो तो आपको ये दिखेगा, यू विल हैव द, अगर मैं इस एरिया को मैग्नीफाई करता हूँ, इफ आई जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे इतनी एरिया को अगर मैं मैग्नीफाई करता हूँ यहाँ पे, देन आपको ये सब दिखेगा। यू विल फाइंड द इनर मेम्ब्रेन भी आपको यहाँ पे दिखेगी, आपको मैट्रिक्स भी आपको दिखेगा आपको यहाँ पे, यू विल फाइंड आउटर मेम्ब्रेन एज वेल एंड आल्सो फाइंड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ऐसे ही समझ लो कि मैं उसे मैग्नीफाई करके वहां पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि मेम्ब्रेन पे लगा क्या हुआ है, व्हाट डू आई फाइंड ऑन द मेम्ब्रेन, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। So you will have certain things on the membrane. You will have something like my complex 1. तो यहाँ पे कुछ हम ड्रॉ करते हैं. So you will have something called as my complex 1. इसको बोलूंगा यहाँ पे as a, I'll just write over here the 1 over there, complex 1. Then you'll have complex 2. Somewhere over here I will draw my complex 2. You will have your complex 3. You will have your complex 4. And then in the end you will have the complex 5. अब कॉम्प्लेक्स 5 थोड़ा यूनिक होता है, उसकी शक्ल देख के आप समझ जाओगे कि वो है क्या बेसिकली। सो कॉम्प्लेक्स 5 इज गोइंग टू बी हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। क्या लग रहा है मेरे कॉम्प्लेक्स 5 का क्या नाम होगा? ATP synthase. बिल्कुल सही, F1F0 complex. राइट, F0F1 कॉम्प्लेक्स या मेरा एटीपी सिंथेस, बिल्कुल सही, दैट इज माय कॉम्प्लेक्स 5 यहाँ पे। दिस इज व्हाट माय कॉम्प्लेक्स 5 इज गोइंग टू लुक लाइक ओवर देयर। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 5 इन दिस। So your complex 1, 2, 3, 4 and 5, the 5 complex I'll find over there. हाँ जी बेटा बताइए, अच्छा नहीं, ओके। अब ये कॉम्प्लेक्स है क्या बेसिकली? दे आर माय प्रोटीन्स। इसको मैं एक और टर्म यहाँ पे ऐड करता हूँ, इट इज माय प्रोटीन पंप, प्रोटॉन पंप, ठीक है। देखते क्या है मेरा प्रोटॉन पंप, बट याद रखना दे आर सम ऑफ माय प्रोटीन्स ओवर देयर जो मेरे यहाँ पे मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं। अब ये जो प्रोटीन मेरे यहाँ पे मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं ना, विच आर माय कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 and 5, इनके अंदर आपको क्या मिलता है? सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। मेरा जो कॉम्प्लेक्स 1 होगा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 1 विल हैव सम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। याद रखना हमने यहाँ पे करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करना है, जो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो आपके फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग योर लाइट रिएक्शन यू हैव सीन दैट हैपनिंग। उसी तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे भी करूंगा, बट यहाँ पे करने के लिए आई नीड टू हैव सम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। सो लेट्स सी क्या होते मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो याद रखना कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम आपको याद रखने हैं। एक आपका यहाँ पे होगा FMN. FMN stand for my flavin mononucleotide. Flavin mononucleotide. This stand for my FMN. ये होता है हमारे यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दूसरा आपके यहाँ पे जो होगा that is called as my FES. FES stand for my iron sulfur complex. So you have your FMN and you have your iron sulfur complex. ये दो आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको मिलता है कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 में सिंपल है, यू विल हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे, दैट इज योर FES. FES becomes a simple complex electron acceptor in my complex 2. एक ही होता है आपका यहाँ पे, राइट। अब कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में और 2 के ऊपर आपको एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आपको मिलेगा जो हवा में उड़ रहा होगा, इसे हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय यूबिक्विनॉन। दैट इज कॉल्ड एज योर यूबिक्विनॉन। सो मैं यहाँ पे यू लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू हैव अ टर्म दैट इज कॉल्ड माय यूबिक्विनॉन। यू यहाँ पे स्टैंड करता है यहाँ पे एज अ, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ यूबिक्विनॉन। राइट, when I see FMN, that is a flavin mononucleotide. तो ये आपको याद रखना है। So you have a ubiquinon and you have a flavin mononucleotide will be seen over there. तो you have a FES, you have a ubiquinon, you have a, this is what you will find over there. याद रखना ये भी मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, बट इट्स अ मोबाइल कैरियर। इसको मोबाइल कैरियर इसलिए कहते हैं बिकॉज ये किसी प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ऐसे वहां पे खड़ा हुआ है बस। सो दैट्स माय मोबाइल कैरियर। देन यू हैव द कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 में आपको याद रखना है दैट कॉम्प्लेक्स 3 विल हैव समथिंग लाइक योर साइटोक्रोम बी। पहले याद रखना यू विल हैव अ साइटोक्रोम बी नाम का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देन आपका आएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स FES।
एंड देन उसके बाद याद रखना यू हैव वन मोर नेम दैट्स गोइंग टू बी योर साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1। ये है मेरे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच आई बी फाइंडिंग इन योर, जो मुझे मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए इनसाइड माय कॉम्प्लेक्स 3। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, साइटोक्रोम B, FeS एंड साइटोक्रोम C1। ठीक है, ये मेरे आगे 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मेरे कॉम्प्लेक्स 3 के, एंड देन यू हैव द कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, विल हैव अ साइटोक्रोम A1, जिसको कई बार आपका सिर्फ A ही लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ये बुक में नहीं मिल रहा, आप इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक में मत देखो, यहाँ पे आप देखो, ट्राई टू फोकस ओवर एंड ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग्स। ये चीज आप एनसेट के जगह यहाँ से आप समझने की कोशिश करो तो आपको बाकी सब चीजें समझ आ जाएगी, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, सो फोकस ऑन दिस। सो हैव अ साइटोक्रोम A1 एंड देन यू हैव अ साइटोक्रोम A3। ये आगे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके यहाँ पे सारे के सारे। सो दीज आर ऑल माय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स 5 को आप जानते हो, इट इज माय F0F1 कॉम्प्लेक्स, जिसको हम इवन बोलता है एज ATP सिंथेस, तो इसको तो आप वैसे के वैसे रहने दो, वी कैन हैव अ लुक एट दिस थिंग सेपरेटली। सो हैव योर F0F1 कॉम्प्लेक्स आपका जो है आपका यहाँ पे, इसको तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, दीज आर ऑल माय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आपके यहाँ पे। अब इनके बीच में एक आपका यहाँ पे रह चुका है, कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में एक और आपको मोबाइल कैरियर आपको मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में एक और होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो आपको वहां पे बैठा हुआ होगा, एंड दैट इज कॉल्ड माय साइटोक्रोम C। तो 3 और 4 की जो आपको याद रखना है, यू विल हैव अ साइटोक्रोम C। CYT स्टैंड फॉर माय साइटोक्रोम। साइटोक्रोम C आपको मिलता है आपके यहाँ पे 3 और 4 के बीच में। तो ये है मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आप इन्हें, आई वुड रिकमेंड स्ट्रांगली कि आप इन्हें लिख लो और याद कर लो, दैट यू हैव अ फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FeS, दैट्स इन माय कॉम्प्लेक्स 1। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 5 या 6 होंगे, क्या करो बेटा, you just remember the electron acceptor over there. So Fn and FeS over there, then you will have the FeS in the complex 2, complex C के अंदर you will have your cytochrome B, FeS, cytochrome C1, ये सीक्वेंस फॉलो करना। then you have cytochrome C जो आपका 3 and 4 के बीच में आएगा, और 4 के अंदर you will have a cytochrome A1 and A3। these are all my electron acceptor along with the ubiquinol। तो इतने मेरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके यहाँ पे लग चुके हैं। अब इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिले करना, एक से दूसरे की तरफ आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिले करोगे। अब आपको समझना है कि ये करा कैसे जाता है। सो व्हाट विल हैपन, यू विल हैव अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर NADH। अब याद रखना हमने यहाँ पे करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है ETC करने का, कि हम बनाए यहाँ पे अच्छा खासा हमारा ATP मॉलिक्यूल्स। द आइडिया इज टू मेक द ATP मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ATP तो आपका बना है नहीं यहाँ पे, सो वी हैव टू मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ ATP ओवर हियर। अब ATP बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, सो आई विल बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज माय NADH। NADH जो मैंने बनाया था मेरे क्रेब साइकिल के दौरान, देखो क्रेब साइकिल के टाइम पे मैंने काफी अच्छा NADH बना लिया था। सो दैट NADH कैन यूज ओवर, सो दिस NADH विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, NADH विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और यहां से आपके रिलीज की जाएंगे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। सो योर कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिलीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड। तो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, एंड दोज इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड अप बाय माय कॉम्प्लेक्स 1 का FMN। सो NADH अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एंड दोज इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड अप बाय माय फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ऑफ माय कॉम्प्लेक्स 1। यहां से इलेक्ट्रॉन मेरा जाएगा FeS के पास। अब FeS से इलेक्ट्रॉन मेरा कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर नहीं जाएगा, FeS से मेरा इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जाता है मेरे यहाँ पे यूबिक्विनोन के अंदर। ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम माय FeS, और मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम माय कॉम्प्लेक्स 1 विल गेट इनसाइड द यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे जाएगा इनटू माय साइटोक्रोम B से वो जाएगा FeS के अंदर, और FeS से उसने एंटर करना है आपके यहाँ पे साइटोक्रोम C1 में। तो ये इसलिए मैं आपको सीक्वेंस हमेशा बताता हूँ, याद रखना कॉम्प्लेक्स 3 में सीक्वेंस इज गोइंग टू बी ऐसे ही याद रखो आप, साइटोक्रोम B, FeS एंड साइटोक्रोम C1। फ्रॉम हियर द इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू माय साइटोक्रोम C, यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C के अंदर, C से ये जाएगा मेरे यहाँ पे साइटोक्रोम A1, एंड फ्रॉम A1 इट विल गेट इनसाइड माय A3। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए आएगा, एंड यहां से फिर क्या होगा, साइटोक्रोम A3 अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इट विल सेंड द इलेक्ट्रॉन इनटू द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में यहाँ पे कोई तो भी खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा आपका यहाँ पे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो यू विल हैव द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल व्हिच हैज द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे खड़ा होगा, एंड दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल पिक अप द 2 इलेक्ट्रॉन्स। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, शहजादा कोहिनूर, दैट इज कॉल्ड एज माय आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
FeS स्टैंड फॉर माय आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम ये होता है। देन आपका जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आ चुका है, द इलेक्ट्रॉन विच हैज केम्ड आउट फ्रॉम माय A3, ये आपका अल्टीमेटली से कौन पिकअप कर रहा है आपका यहाँ पे, O2 मॉलिक्यूल। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा ये जाएगा कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके यहाँ पे कौन है, आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स 4 में कौन है, तो आप देख लो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 में जो आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो आपका यहाँ पे है, दैट्स ऑन A3, तो आपको फिर A3 पे टिक करना है। आपसे पूछा जाएगा कि 3 and 4 के बीच में आपका कौन आता है एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, द आंसर विल बी माय साइटोक्रोम C1। और दे कैन आस्क यू दैट व्हेन NADH गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका कहां पे जाता है, देन आपको याद रखना है इट विल गो इनसाइड माय कॉम्प्लेक्स 1 नॉट माय कॉम्प्लेक्स 2। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज गोइंग टू बी माय O2 मॉलिक्यूल। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं ना हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, O2 का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। O2 का इस्तेमाल यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे इस तरीके से किया जा रहा है दैट O2 will accept the electrons over there and then O2 will combine with H+ ion to form the water molecules, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो यूज किया जाएगा will be done by my O2 molecules, will be picking up the electrons over there, राइट। तो यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रेवल कर गया। अब सवाल आता है कि मेरा FeDH के इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैसे जाएंगे, तो NADH ने तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ पे, याद करो हमने FeDH भी बनाया था आपका। तो FeDH की कहानी क्या होती है, तो FeDH अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। So FeDH will also undergo oxidation. FeDH जो आपका यहाँ पे होता है FeDH, this will also undergo oxidation, ये भी करेगा आपका यहाँ पे oxidation, so it will also release my couple of electrons, but इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एंटर करेंगे आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, ये शॉर्टकट लेता है। So FeDH के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे होंगे they will enter inside the complex 2, फिर उसके बाद from there they will enter inside my UV quinone, एंड वहां से जर्नी आपकी सेम हो जाती है, वहां से जो आपकी जो जर्नी निकल के आएगी वो आपके यहाँ पे सेम हो जाएगी। देन एवरीथिंग रिमेंस द सेम, यूवी क्विनॉन से साइटोक्रोम B, FeS, साइटोक्रोम C1, वहां से साइटोक्रोम C के तरफ A1, A3 एंड देन इनटू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरफ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट हैव अ लुक ओवर देयर। नेटवर्क इशू क्या है क्या, व्हाट इज F1F0 बेटा, इट इज गोइंग टू बी योर दिस वन, इट इज योर ATP सिंथेस, ये आपका वो मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से हम हमारा ATP बना पाएंगे। ये हमने देखा था हमारा ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन की तरफ हमने ये देखा था, द सेम थिंग आई कैन फाइंड ओवर देयर, राइट। तो याद रखना दीज आर माय 5 कॉम्प्लेक्सेस, इसमें से 4 इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। पांचवें का काम तो अलग होगा, पांचवें का काम विल बी अ सेपरेट काम, विल सी दैट सेपरेटली, राइट। बट दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो पहले तो ये बताओ क्या आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द ETC यहाँ पे? Yes, sir. Again going to be very important for all of you. तो याद रखना NADH अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर, FeDH will release its electron in my complex 2. NADH कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 में रिलीज नहीं करेगा और FeDH कभी इलेक्ट्रॉन अपने कॉम्प्लेक्स 1 में रिलीज नहीं करता, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से ट्रैवल करते हुए आगे जाएंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप ये सीक्वेंस याद रख लो, ये ज्यादा सिंपल है याद रखने के लिए। अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो जाता है तो आपके सामने सवाल आएंगे तो आप उसे हैंडल कर पाओगे। लेट मी गिव द एग्जांपल ओवर देयर। If you have a question like this, so you should be able to answer this kind of question कि आपके यहाँ पे सीक्वेंस आपका ऐसे पूछा जा सकता है। You can have this kind of question. समझो अगर आपके सामने ये सवाल आ रहा है, the terminal cytochrome of respiratory chain which donates electron to oxygen, वो कौन होता है जो आखिर में, हैंड रेज करो इसके लिए, वो कौन होता है जो आखिर में आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है आपके ऑक्सीजन? Who is the last electron donor over there? So now raise your hand to answer this. देखो ध्यान से सब लोग यहाँ पे, and then raise your hand. Who is the last cytochrome which will donate the electron to the oxygen molecule? So that is why we have to be slightly careful while understanding those electron transport chain. रोहन बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। कार्तिक आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। एंड पल्लवी? Option D. Right. So it is going to be option D यहाँ पे. So this is what you have to know in this. It is my last electron acceptor और यहाँ से आप डोनेट करते हो ऑक्सीजन की तरफ. So that is, these are the kind of question they can ask you. ठीक है? So let's come back over here. See. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. These are the how the alveolar filing electrons are getting transported over there. इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे. अब इलेक्ट्रॉन जब आपके यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे फायदा एटीपी का यहाँ पे कैसे मिलेगा? How I will find
द एटीपी विल गेट प्रोड्यूस ओवर देयर। यहाँ पे मेरा एटीपी आपका बनता कैसे है? सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। जब मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग ओवर देयर, आई विल बी फाइंडिंग कि इस दौरान आपके H प्लस आयंस आपके मूव करते हैं फ्रॉम द मैट्रिक्स टूवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये तुम देख चुके हमारा क्रेब्स साइकिल। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो यहाँ पे आपको बना के रखा हुआ है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे। नाउ इमेजिन दैट जब मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैवल करेंगे ना, व्हेन आई विल बी फाइंडिंग माय इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल, समझो मेरा NADH इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, and NADH electron will be traveling inside my FMN, FES, and then it will start its journey यहाँ से यहाँ, then cytochrome B, FES, C1, C, A1, A3, and then ultimately towards the oxygen, right? That's how the electron will get transported. अब जब भी आपका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, या मैं कहूंगा जब FEDH से आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, सिमिलरली आई कैन मेक द FEDH over there. FEDH ने अपना रिलीज करना है into your complex 2. ठीक है, एंड द जर्नी रिमेन्स द सेम। जब ये ट्रांसपोर्ट आपका हो रहा होगा, इस दौरान H प्लस आयंस फ्रॉम द मैट्रिक्स में जो मेरे यहाँ पे H प्लस आयंस लगे हुए हैं, ये H प्लस आयंस आपके आ जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। These H प्लस आयंस विल स्टार्ट गेटिंग इनसाइड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये सारे आपके यहाँ पे इकट्ठा होंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। सो ऑल दिस H प्लस आयंस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। So in a matter of no time, what will happen है कि आपके जो H प्लस आयंस जो आपके यहाँ पे थे इतने सारे मैट्रिक्स के अंदर, they will get inside the intermembrane space में। सारे मेरे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे मेरे यहाँ पे inside the intermembrane space के अंदर। अब जब मेरे यहाँ पे H प्लस आयंस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, देन अब आपका यहाँ पे क्या होगा? देन व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, ये H प्लस आयंस को वापस आना है, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। सो ये सारे इकट्ठा हो गए मेरे यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के, ये सारे यहाँ पे अटक गए यहाँ पे आके। अब जब मेरे H प्लस आयंस यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, नाउ व्हाट विल हैपन, दीज H प्लस आयंस नाउ हैव टू कम बैक इनटू द मैट्रिक्स। इनको वापस से मैट्रिक्स के अंदर आना है, और मैट्रिक्स में आने के लिए इनके पास सिर्फ यहाँ पे एक रास्ता है, एंड दैट रास्ता इज माय F0F1 कॉम्प्लेक्स। सो F0F1 कॉम्प्लेक्स जो मेरे पास है यहाँ पे, यहाँ से मेरे H प्लस आयंस यहाँ से मेरे पास होंगे। सो आई विल ऑलवेज फाइंड 2 H प्लस आयंस जब मेरे यहाँ से पास हो रहे हैं और यहाँ से निकल के आ रहे हैं, व्हेन माय 2 H प्लस आयंस आर रीचिंग इनसाइड द मैट्रिक्स, इस दौरान मुझे यहाँ पे मिलेगा बन के यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो जब मेरे H प्लस आयंस यहाँ से पास होते हैं, ये सेम है बेटा, ये जैसे आपका हो रहा था इनसाइड योर लाइट रिएक्शन। जब लाइट रिएक्शन में हम यहाँ पे बना रहे थे ATP, वैसे आप यहाँ पे बनाए जाएंगे। हर 2 H प्लस आयंस के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा एक ATP मॉलिक्यूल बन के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब पता है बात क्या है, NCERT में ना एक इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। NCERT में पता है क्या लिखा हुआ है? NCERT में लिखा हुआ आपको वहां पे दैट 4 H प्लस आयंस के लिए आपका एक ATP बन के आपको वहां पे मिलता है, और उन्होंने पिक्चर में यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है दैट पिक्चर इज शोइंग दैट 2 H प्लस आयंस विल गिव यू द 1 ATP मॉलिक्यूल। तो एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी चीज वहां पे मेंशन की हुई है, बट आपको याद रखना है इट्स 2 H प्लस आयंस इन द रियल विल गिव यू द सिंगल ATP मॉलिक्यूल्स। सो मेरे H प्लस आयंस यहाँ से पास हो रहे हैं, एंड नाउ दे विल रीच इनसाइड द मैट्रिक्स। तो इससे होता क्या है, जितने भी आपके H प्लस आयंस हैं, जैसे वो सारे आपके वापस आने लगेंगे आपके इनसाइड द मैट्रिक्स, व्हाट विल हैपन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ ATP विल गेट फॉर्म्ड। एक अच्छे खासे अमाउंट के अंदर आपको ATP बनते हुए आपका भी मिल जाएगा। सो विल फाइंड अ बल्क ऑफ ATP इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर। ठीक है, सो विल फाइंड अ बल्क ऑफ ATP इज गेटिंग फॉर्म्ड during my ट्रांसपोर्ट ऑफ माय H प्लस आयंस, और यही तो आप चाहते थे। तो बेसिकली आपने यहाँ पे किया क्या, व्हाट यू हैव एक्चुअली डन ओवर देयर, यू हैव क्रिएटेड अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। आपने जो अपने H प्लस आयंस को आप लेके गए यहाँ पे, समवन हैज अ क्वेश्चन, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, ओके। जब आपने अपने H प्लस आयंस को आप लेके गए अपने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, तो आपने यहाँ पे किया क्या, व्हाट यू हैव डन एक्चुअली ओवर देयर, यू हैव क्रिएटेड अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। आपने यहाँ पे क्रिएट किया अपने यहाँ पे अच्छा खासा आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट, और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से what you have done, you have actually created a large amount of ATPs। जो आप कर रहे थे अपने ATC के दौरान, the something you are doing during the light reaction, जो आप कर रहे थे अपने लाइट रिएक्शन के दौरान, वही चीज आप यहाँ पे भी कर रहे हो। आपने अपने यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया, एंड आफ्टर दैट यू हैव ब्रॉट ऑल द H प्लस आयंस इनटू द मैट्रिक्स, और जब आप उन्हें यहाँ पे आप लेके आते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल फाइंडिंग योर ATP इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर। आपके ATP आपको बन के हुए आपको मिल जाएंगे।
और अगर आपसे कोई पूछता है ना कि F0 और F1 के अंदर आपका कौन सा पार्ट होगा जहां पे आपका एटीपी एक्चुअली में बनाया जाता है, देन दैट इज माय F1 कॉम्प्लेक्स. F1 कॉम्प्लेक्स इज द वन जहां पे आपका एडीपी को हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर हियर. सो व्हेन यू सी दिस कॉम्प्लेक्स, यू शुड ऑलवेज नो दैट कि आपका जो बल्जिंग हेड वाला जो आपका पार्ट है आपका यहाँ पे, दिस बल्जिंग हेड वाला पार्ट इज माय F0 कॉम्प्लेक्स. दिस माय सॉरी F1 कॉम्प्लेक्स. ये मेरा यहाँ पे एज F1 कॉम्प्लेक्स. दिस माय F0 कॉम्प्लेक्स. तो F1 कॉम्प्लेक्स जो आपके यहाँ पे होता है ना, जब आपके H प्लस आयंस यहाँ से पास होंगे, so when the H plus ions to H plus ions are passing from over here and are reaching into the matrix. तो इस दौरान बेसिकली आप यहाँ पे करते क्या हो, व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर देयर, दैट यू आर फाइंडिंग कि यहाँ पे आपका जो एडीपी होगा, जो आपका एडीपी होता है ना, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, इसको आप कन्वर्ट कराते हो. दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर एटीपी मॉलिक्यूल. दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर एटीपी मॉलिक्यूल. इसको कन्वर्ट कराने के लिए आपको एडीपी के साथ जोड़ना पड़ेगा अपने यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को. यू हैव टू अटैच वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे. तो एक खाली फॉस्फेट को आप यहाँ पे अटैच कराते हो जो आपको ऑलरेडी आपका मैट्रिक्स में आपका होता है. एंड यूजिंग दिस यू कैन एक्चुअली मेक अ गुड अमाउंट ऑफ एटीपीज ओवर देयर. सो आपसे पूछा जाएगा कि आपका इन F0 F1 में से आपका कैटालिटिक पार्ट आपका कौन सा है. यू शुड टेल देम द कैटालिटिक पार्ट इज माय F01 F11. दैट इज द कैटालिटिक पार्ट ऑफ एटीपी सिंथेस. याद है ना आपको, दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एटीपी सिंथेस. आपका F1 F0 कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं, यहाँ पे एटीपी सिंथेस भी हम इसे यहाँ पे हम बोलेंगे. तो इसके अंदर आपको ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. इस तरीके से आपने अपना प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्तेमाल करके आपने बल्क में अपने एटीपीज आपने यहाँ पे बना लेने हैं. यही हमें करना था और यही हम यहाँ पे कर रहे हैं. वी आर डूइंग द सेम थिंग. जो आपका कीमो ऑस्मोसिस हमने पहले किया था वही चीज हम यहाँ पे कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ, अच्छा पहले एक बात बताओ, क्या ये वाली कहानी आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर Yes, sir. यस सर अगर Yes, कोई sir. चीज नहीं आ रही देन प्लीज लेट मी नो. सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब एक बार ये चीज आपने यहाँ पे देख लेना. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इसके अलावा, सी, अब आप यहाँ पे एक बात याद रखना सब लोग कि आपका अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन को कंपेयर करता हूँ, इफ आई कंपेयर माय लाइट रिएक्शन, सो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे थे हम लोग, लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे टू मेक द एटीपी मॉलिक्यूल्स. वी वर यूजिंग द लाइट टू मेक द एटीपी मॉलिक्यूल्स. तो वहां पे हम एक टर्म यूज करते थे, फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन. सो याद रखना, जब हम लाइट का इस्तेमाल करते थे टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस, तो उसको टू कैरी आउट माय एटीपी फॉर्मेशन, तो उसे हम बोलते थे यहाँ पे एज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब मेरे यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन. सो फोटो मतलब आपके यहाँ पे लाइट हो जाता था. दिस इज बिकम लाइट ओवर देयर एंड दिस इज टू फॉर्म माय phosphate. This is your ATP formation, short में, that is your ATP formation. We know this thing used to happen. लेकिन जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ETC in the mitochondria, when I talk about the mitochondria में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वहां पे तो आपका लाइट इन्वॉल्व था, यहाँ पे ETC करने के लिए आपका लाइट इन्वॉल्व था ना. सो बेसिकली यहाँ पे आपका ETC क्यों हो रहा था, विद द हेल्प ऑफ द लाइट. तो ये करने के लिए आपका लाइट का यहाँ पे इन्फ्लुएंस था, राइट. पर यहाँ पे आपका ETC कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे जब आप ETC अपना रन कर रहे हो, तो ETC रन करने के लिए आई हैव टू कैरी आउट व्हाट, आई हैव टू डू माय ऑक्सीडेशन ऑफ माय NADH. सो यहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन करना पड़ रहा है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रन करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू ओवर देयर, आई हैव टू डू द ऑक्सीडेशन करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ माय NADH एंड FADH. यहां से तभी तो मेरा स्टार्ट होगा ETC यहाँ पे, वरना होगा ही नहीं, राइट. तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आपको जो फॉस्फेट मिला बनके, यहाँ पे आपको जो एटीपी मिला बनके, वो एटीपी आपको मिला बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. जो ऑक्सीडेशन यहाँ पे आपका किया जाता है उसकी वजह से आपका यहाँ पे आपको एटीपी मिल रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल इट एज अ ऑक्सीडेटिव phosphorylation.
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उस समय यहाँ पे बोलते हैं, सो याद रखना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द टर्म आई एम यूजिंग ओवर देयर, एंड दिस टर्म मींस दैट कि आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वहां पे किया और उसकी वजह से आपने अपना एटीपी यहाँ पे बना लिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यही तो हमने किया था यहाँ पे, यही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी हैव डन ना, दिस इज व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू फॉर्म द एटीपीज ओवर देयर। तो ये आपको याद रखना है दैट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन वी आर एबल टू क्रिएट द एटीपीज यहाँ पे, एंड इसलिए हम इसे बोलते हैं एज अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, सो इस तरीके से आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा एटीपी आपके यहाँ पे बना लेनी है। सो दिस इज द आउटकम ऑफ योर एटीपी। स्क्रीन अगर मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रही देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक बार अपना नेटवर्क ऑफ करके वापस ऑन करिए, तो आपको होपफुली दिखने लगी आपके यहाँ पे स्क्रीन आपको, क्योंकि आई थिंक सारे बच्चों को बाकी को यहाँ पे दिख रही है। दिख रही नहीं दिख रही? बता दो, नहीं तो नहीं दिख रही बता दो। अच्छा टेल मी समथिंग, मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर यस रहा हूँ? सर। और सर चिड़िया। बर्ड है बर्ड। देखो देखो सबको दिख रही है स्क्रीन यहाँ पे। देखो, bird seems to be sad. Bird has a vestigial wings. Wings are so small, can't be used for flying. No wonder bird is sad. ठीक है, so right, so screen सबको यहाँ पे दिख रही है, तो आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। This is what you find happening in this. अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेट कि कितना एटीपी मिलेगा। इतना तो भूल जाओ कि एटीपी बहुत सारा मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका सृष्टि, आपको मेरे यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही। सृष्टि आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। जल्दी से लॉग इन करो एंड लॉग आउट करो, सॉरी लॉग आउट करो एंड लॉग इन करो अगेन। यू शुड एबल टू सी द स्क्रीन ओवर देयर। ठीक है, ऑलराइट, चलिए काम करते हैं क्वेश्चन, ये कैलकुलेट हम बाद में करते हैं, पहले 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आराम से सवाल को पढ़ो एंड देन रेज योर हैंड। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। Number of substrate level phosphorylation will find happening in my 1 ton of my citric acid cycle। जब आपका एक क्रेब साइकिल किया जाता है तो कितने बार आपका होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? चलिए रेज योर हैंड टू आंसर दिस। आसान है बेटा, ये सवाल आसान है, हो जाएगा बिल्कुल। याद करो ना, आपका जब क्रेब साइकिल हमने वहां पे किया था तो कितने बार आपको वहां पे जीटीपी बनते हुए आपको वहां पे मिला था? ओके, नाउ पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड। टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। बताइए प्रद्युमन, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। ओके, अब सर आपको क्या लग रहा है? सर सेकंड ऑप्शन। देन रोहन, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। क्या रोहन आप मुझे बता सकते हो कौन सा स्टेप था जहाँ पे ये हो रहा था? सर सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट। राइट, बिल्कुल सही। सो सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस वाज हैपनिंग। सो यस, ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। सो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन माय ड्यूरिंग माय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के दौरान आपको ये होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देन where are the respiratory electron transport system located in the plants? ये आपका कहाँ पे हो रहा होता है? So your ETS is actually happening where? ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो ETS आपका यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आपका कहाँ पे हो रहा होता है? So raise your hand to answer this. Take your time and then raise your hand. बताइए कार्तिक, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ओके, मयंक आपको क्या लग रहा है? Sir, option C. भूमिका एंड कुमकुम, व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शन सी। Option C becomes my correct answer. It is going to be your option C यहाँ पे, inner mitochondrial membrane। ये आपकी वो लोकेशन है जहाँ पे आपको ATS हम यहाँ पे रन करेंगे। बिल्कुल सही। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम्स आपको कहाँ देखने के लिए आपको मिल जाते हैं? साइटोक्रोम्स आर सीन ओवर वेयर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। आपको यहाँ पे आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है ना, आपके यहाँ पे फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रिस्टे। दिस इनर मेम्ब्रेन व्हिच यू हैव ओवर देयर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय क्रिस्टे। ये आपने 8वें चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ ये चीज। शहजादा कोहिनूर, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? ऑप्शन ए। एंड बेटा आपका नाम क्या है वैसे? अपना नाम ही बता दो आप मुझे, ताकि मुझे आपका नाम याद रहे। इट्स अ बिग नेम, आई हैव टू रीड।
इरम। इरम, ऑलराइट, ठीक है। श्याम भी, आपको क्या लग रहा है क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। श्याम भी, अब एक और सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे। आप मुझे बताइए, यू हैव दिस कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर श्याम भी आप बताइए कौन से होते हैं मेरे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहां पे? हिंट दे रहा हूँ आपको, पहला जो होता है उसका नाम स्टार्ट होता है एफ से। Flavin mononucleotide, that is my first electron acceptor in my complex 1। और जो दूसरा वहां पे आता है वो भी आपका एफ से चालू हो रहा होता है, Fe, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। सब लोग एक बार ये सब लिख लेना खुद से, ताकि आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम आपको याद हो जाए। ठीक है, चलो, दैट्स अ करेक्ट आंसर बाय द वे, शाम ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑप्शन है यहाँ पे। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्युमुलेट इन, जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चालू होता है तो प्रोटॉन कहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं? जहां पे वो इकट्ठा हो जाते हैं फिर उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, देन दे कम बैक इनटू द मैट्रिक्स। तो मेरे प्रोटॉन कहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं? वेयर डू फाइंड प्रोटॉन गेटिंग एक्युमुलेटेड ओवर देयर? प्लीज योर हैंड टू आंसर दिस। देख लो आराम से सब लोग, एंड देन रेज योर हैंड, जल्दबाजी मत करना। बताइए सोनाक्षी, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। एंड शौर्य, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर। पाहुल प्रीत? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आप ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं। पाहुल, आप मुझे बता सकते हो कि ये सारे वहां पे इकट्ठा हो गए, अब इनको वापस आए तो वापस आने का रास्ता कौन सा होता है? Anyone else want to tell me what is the one way through which they can get back into the matrix again? Anyone else? Complex सर एटीपी सिंथेस। ATP synthase, right? ATP synthase या F0F1 complex जो आपके यहाँ पे होगा, उसकी मदद से वो लोग वापस आएंगे आपके inside the matrix. So that is what we have to know in this. ठीक है, चलो, अब हाँ, एक चीज मुझे जो आपको यहाँ बतानी है, there's one thing I have to tell you. ये हम यहाँ पे याद रखते हैं। Okay, so or let's do one thing. I'll do it in the next class. ये अभी के लिए इतना चीज यहाँ पे याद रख लो. But there's one more thing I have to add in this. I will tell you the names of all the complex यहाँ पे, सारे complex के आपके यहाँ पे नाम होते हैं. So we'll have a look at the names separately. ठीक है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा. In which of the following do the two names refer to one and the same thing? इनमें से कौन सा चीज आपके यहाँ पे होगा which is going to be two names but they are actually the same thing यहाँ पे? A, B, C, D. Raise your hand to answer this. बताइए रोहन, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। राइट, पूजा, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। एंड कुमकुम? It is going to be your option B यहाँ पे, tricarboxylic acid cycle and citric acid cycle. So that's going to be correct answer in this. Which of the following is a key intermediate compound linking glycolysis to Krebs cycle? अब ये याद रखना, आपके सामने अगर ये सवाल आएगा ना कि कौन लिंक कर रहा है मेरे ग्लाइकोलाइसिस को Krebs cycle को, तो आपको याद रखना है that is my acetyl CoA. याद रखना, acetyl CoA is going to be called as my molecule which is going to link my glycolysis in the Krebs cycle. ये इसके बीच का इंटरमीडिएट आपका होता है ना यहाँ पे, यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है Krebs cycle के लिए. सो याद रखना, it is my compound which links my glycolysis in the Krebs cycle. So that's your option B यहाँ पे, हमेशा याद रखना ये बात. चलो ये करके बता दो यहाँ पे आखिरी सवाल. ये सीक्वेंस आप यहाँ पे लगा सकते हो, कौन सा सीक्वेंस आपको यहाँ पे कैसा आ जाएगा? कर सकते हो, ये हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं. थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, हो जाएगा. इसमें एक लॉजिक तो ये देख लो कि आपका A1 और A3 एंड में आता है, या A और A3 आपका एंड में आता है, तो एक तो ये लगा लो लॉजिक उसके अंदर. फिर उसके बाद आधी चीजें तो मैंने आपको बताई दी, फिर आप कर सकते हो बाकी भी. क्या लग रहा है अंशिका तिवारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? प्रद्युमन बताइए. सर ऑप्शन डी। आपको डी लग रहा है. पल्लवी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन नंबर डी। डी ही होगा यहाँ पे, डी ही होगा, याद रखना. इट्स गोइंग टू बी डी ओवर देयर, राइट. देखो A1 और A3 तो आप जानते हो लास्ट में आएगा, तो आप इन दोनों में से आप किसी को आप पकड़ सकते थे, इधर इट्स बी और डी यहाँ पे. लेकिन जब आप याद करते हो ना, तो साइटोक्रोम सी आपका बाद में आता है, साइटोक्रोम बी के बाद आता है वो. ठीक है, पहले आपका साइटोक्रोम बी आता है, एंड देन यू विल हैव सी विल कम, एंड देन यू हैव द A1 एंड A3. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस, राइट.
एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज गोइंग टू बी व्हाट? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे एंड प्रोडक्ट होगा आपके क्रेब्स साइकिल का? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। ये भी हो जाएगा, आखिरी सवाल है, देन पक्के से आपको रिलीज कर रहा हूं मैं। बताइए श्योर है क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Citric acid. ये तो आपको पहले बना था ना, ये तो इट इज नॉट एंड प्रोडक्ट, ये तो आपका स्टार्टिंग में बनता है, ये नहीं बनेगा आपका यहाँ पे आंसर। Sorry. आर्यन क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी पायरुविक एसिड। ये भी तो आपका नहीं बनेगा ना बेटा, ये तो आपका, ये तो एंटर कर रहा है आपके क्रेब साइकिल के अंदर। देखो पायरुविक एसिड आपका एंटर करता है, फिर तो आपका क्रेब साइकिल स्टार्ट होता है। एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट मतलब जो आपका लास्ट में आपको बन के मिलता है, व्हाट इज द एंड थिंग यू आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर। तो देखो आप इसमें आप लॉजिक ऐसे लगाओ कि देखो सिट्रिक एसिड तो आपका स्टार्टिंग में बनता है, तो ये एंड प्रोडक्ट तो आपके यहाँ पे होगा नहीं कहीं से भी। पायरुविक एसिड जो आपके यहाँ पे होता है वो आपका एंटर करता है तभी तो साइकिल स्टार्ट होगा, तो इट इज नॉट ऑल्सो द एंड प्रोडक्ट यहाँ पे, तो ये भी आपके यहाँ पे हट जाएगा। लैक्टिक एसिड हमने कभी वहां पे बनाया था नहीं, रह क्या गया? CO2 and H2O। CO2 तो बनते हुए हमने देखा है ना, H2 भी एज वन ऑफ द इंटरमीडिएट आपको बनते हुए मिल जाएगा। एट सम ऑफ द स्टेप्स यू विल फाइंड H2 विल गेट फॉर्म। हम फोकस नहीं करते बिकॉज वो हमारे लिए काम का नहीं है, बट 1993 के अंदर वो काम का था। सो यू विल फाइंड ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, अब ये तो चलो हमने यहाँ पे कर लिया, बाकी जो सवाल है वो एक बार फिर आप अपने एंड पे बाद में देख लेना। एंड विल बी हैविंग अ लुक एट फ्यू मोर थिंग्स इन दिस, एक दो चीज हम इसमें देखेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू कैलकुलेटिंग कि क्या है मेरा यहाँ पे ATP का काउंट। सो विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास व्हिच विल बी हैपनिंग आई गेस टुमारो, नो नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो विल बी हैविंग द क्लास। अब आपके साथ जो असाइनमेंट शेयर किया है वो असाइनमेंट पहले तो आप सॉल्व करो एंड शेयर दैट विद मी। सो प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व द असाइनमेंट एंड शेयर दैट विद मी। काफी बच्चों ने कर दिया है, काफी बच्चों का करना बाकी है, बहुत सारे बच्चों का करना बाकी भी है वो। सो प्लीज सॉल्व करके शेयर करो। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि एक होमवर्क है तुम्हें करके देना, इट्स मच मोर देन दैट। तो जब मुझे युवराज या शौर्य एंड से जब मुझे होमवर्क मिलता है, सो आई ऑल्सो गेट टू नो कि वो लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं एंड दे आर इन द ट्रैक इन टर्म्स ऑफ नीट प्रोग्राम के साथ। तो इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ फैकल्टी टू अंडरस्टैंड कि उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, आर दे इन द सेम लूप और नॉट। सो इट्स नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी, मेक श्योर यू सॉल्व ऑल द होमवर्क फॉर ऑल द सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आपको मिल रहा है सॉल्व करो, शेयर करो टीचर के साथ ताकि टीचर की नजर में रहे। तो कल उठ के जब बात आती है ना कि अभी कि हमें मॉड्यूल किसके साथ शेयर करने हैं या who are the students with whom we have to share the offline or hard copies, then when you are sharing those homeworks regularly ना, तो खुशबू मैम या सुविज्ञा सर will be very clear कि नहीं शौर्य के साथ शेयर करना because he's been very regular in the class and he's been doing everything well over there, right? So that's why please have that back and forth over there. It's not only about the modules, but the teacher can also have some idea what are you doing over there. तो करो वो चीज, ठीक है। वैसे ऑनलाइन सेटअप के अंदर बहुत मुश्किल होता है, हम लोग देख नहीं सकते आपको कि आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। सो प्लीज मेक श्योर यू हैव दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग मॉड्यूल्स, शेयरिंग योर होमवर्क। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई सवाल है तो रुक जाओ, अगर कोई सवाल आपके यहाँ पे नहीं है देन वी कैन रैप दिस अप एंड विल कैच यू अगेन आफ्टर सम टाइम। आई विल बी शेयरिंग वन मोर असाइनमेंट बट वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। तब तक के लिए जो असाइनमेंट शेयर किया वो सबमिट करो, प्लीज मेक श्योर यू सबमिट दैट असाइनमेंट, राइट। हाँ जी भूमिका बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। आपका हैंड रेज है बेटा, दैट्स आई एम आस्किंग यू, ठीक है। ऑलराइट, सो इन केस इफ यू हैव नो क्वेश्चंस यहाँ पे देन वी कैन ड्रॉप ऑफ। सर नंबर एक बार फिर भेज दीजिए, आई एम जस्ट शेयरिंग माय नंबर अगेन। Bye, sir. बाय बेटा, बाय, गुड नाइट। सो इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन या यू कैन ड्रॉप ऑफ, विल कैच यू अगेन आफ्टर सम टाइम। चलो बाय एवरीवन, बाय Good night, sir. बाय, गुड नाइट।